नमस्कार। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 707वीं कड़ी 707th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक आभार। दोस्तों, आज उनके खत और आप में लीजिए खत मुलायजा फरमाइए। प्रिय भाई, तूला उम्रहु, आप दीर्घायु हो। आपका खत तारीख 10 अक्टूबर मौसूल हुआ। पढ़कर खुशी हुई। अफसोस ये कि इससे पहले मैं जवाब न दे सका, ये समझते हुए कि आप जवाब का इंतज़ार तेजी से कर रहे होंगे। वजह ये थी कि मैंने बाबू ईश्वर सहाय को दिवाली में लखीमपुर से बुलाया था और ये समझकर जवाब रख छोड़ा था कि उनको डिक्टेट करा दूंगा। मुझे चाहिए ये था कि मैं 30 पैसे के पोस्ट कार्ड से आपके खत को एक्नॉलेज कर लेता, मगर ऐसा नहीं किया कि मिशन का पैसा बचाना था। आप कहेंगे कि 30 पैसे का ख्याल तो रहा, मगर आपकी तकलीफ का एहसास न हुआ। इसके लिए आपको इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि इंतज़ार भी एक किस्म की याद तेज करता है, जिससे बड़ा रूहानी फ़ायदा पहुंचता है। एक शायर ने भी लिखा है, जो मज़ा इंतज़ार में देखा वो नहीं वस्ल यार में पाया। वस्ल कहते हैं मिलन, दर्शन। दोस्तों, इसी बैकग्राउंड पे मुझे एक शेर अलग से याद आ गया है, मैं वो भी यहाँ सुना रहा हूँ आप लोगों को। वो मज़ा कहाँ वस्ल यार में, वो मज़ा कहाँ वस्ल यार में, लुत्फ जो मिला इंतज़ार में। लीजिए, एक शायर ने भी लिखा है, जो मज़ा इंतज़ार में देखा वो नहीं वस्ल यार में पाया। इसलिए इस तकलीफ ने दूसरे मायनों में बहार का खैर मकदम किया, वेलकम किया। ये आपको मालूम ही है कि क्या मेरी कमज़ोरी कि जब मैं कुछ अच्छा लिखाना चाहता हूँ तो लिखने वाला भी अच्छा होना चाहिए। मैं खुद लिखने से यूं माजूर हूँ कि मेरा दिल उंगलियों तक नहीं पहुँचता। डॉक्टर वर्दाचारी के बारे में जो आपकी राय है वो सही है। मेरी दुआ ये है कि कहीं उनकी गुत्थियां सुलझ कर राह बातिन पर उनका सही कदम हो जाता। मुझे उनसे मोहब्बत भी है और इन अय्याम मीन्स डेज, और इन अय्याम में दो एक खत उनके हस्बे हाल मुझे भेजना भी पड़े, और उनमें कुछ अभ्यास के मुतालिक भी मैंने रोशनी डाली है जो हर प्रिसेप्टर के पास रहना चाहिए। खत उनके कुछ प्राइवेट हैं, इसलिए उनकी नकल मैं नहीं भेजूंगा, मगर जवाबात में कोई ऐसी बात नहीं जो उनके प्राइवेट बातों की तरफ इशारा करे। ऑर्थोडॉक्सी को मैं ऐसे समझता हूँ जैसे कोई अपने सामने एक दीवार खड़ी कर ले, जिसकी वजह से उसको आगे जाना मफूद हो जावे, मुश्किल हो जावे। मगर ये चीज़ आ ही जाती है, और ये ऐब हम में मुसलमानों को देखकर पैदा हुआ है, वरना हम में वो बहाव की सूरत थी कि जहाँ पर कोई रेज़ा भी लहर नहीं सकता। रेज़ा कहते हैं पार्टिकल। भाई जीएस ने सच लिखा है कि रूहानी मज़ामीन से फ़ायदा उठाने के वाले जनूबी हिंद में कम मिलेंगे, और ये चीज़ कमोबेश हर जगह है। जनूबी कहते हैं साउथ इंडिया, साउथ को, और शुमाली कहते हैं नॉर्थ को। भाई जीएस ने सच लिखा है कि रूहानी मज़ामीन से फ़ायदा उठाने वाले जनूबी हिंद में कम मिलेंगे, और ये चीज़ कमोबेश हर जगह है। शुमाली हिंद भी इससे बरी नहीं है, मगर यहाँ तो ये है कि आप लोग लिख जाइए और लोग उसको कसीर तादाद में पढ़ते चलें। कसीर तादाद, बड़ी संख्या में पढ़ते चलें। मुमकिन ही नहीं कि ये चीज़ें दिमाग में किसी वक्त नक्शा न बना लें।
नमक नमक की खान में जो चीज़ पड़ जाती है वो नमकीन हो ही जाती है। दक्षिण में इंटेलेक्चुअल क्लास बहुत मिलेगा, मगर मेरी राय उनके बारे में जो है वो मैं मिस्टर राजगोपालन दिल्ली वालों को लिख चुका हूँ। वो जुमला बजीन्स ही आपको लिखता हूँ। बजीन्स मीन्स सेम टू सेम। वो जुमला बजीन्स ही आपको लिखता हूँ। दे लव देयर ओन सेंटिमेंट्स। मैंने जो आपको लिखा था कि भाई डीआर की डायरी देखने और हर शख्स की तालीम के लिए आप काफ़ी हैं, ये सही है और इसमें पूरी सदाकत है, सच्चाई है। ईश्वर का शुक्र है कि आपके भाई साहब का भी शौक बढ़ रहा है। ईश्वर करे वो भी इस रास्ते पर पड़कर अपनी जिंदगी के मसले को हल कर लें। नारद भक्ति सूत्र मेरे पास भी है और वो बहुत अच्छा है। आपको जो अपनी हालत के बारे में एहसास हुआ, जिसको आपने यूं लिखा है कि ऊपरी निस्फ, निस्फ कहते हैं आधा, हाफ, कि ऊपरी निस्फ हिस्सा आसमान है वगैरह वगैरह, ये विराट रूप का दर्शन की हालत है। इसलिए कि आपकी जौलानगाह आलम कुबरा या ब्रह्मांड मंडल है। उसका नज़ारा अर्जुन ने देखा था। आपका ख्याल सही है जो आपने इस तौर पर जाहिर किया कि कहीं कोई लिंक टूट गया मालूम होता है। इसको यूं कहिए कि लिंक असल चीज से जुड़ गया और बजाय दुनिया के दूसरी दुनिया के अहवाल आ रहे हैं। और भाई भूलना तो है ही, ख्वाह मैं हूं ख्वाह आप हो, मगर ये स्टेजेस बहुत एडवांस्ड हैं। मगर भाई मुझे भूलने की कोशिश न करना, इसलिए कि मैं आपको भुलाने के लिए खुद इस वक्त एक इंस्ट्रूमेंट हूं। और जब ये पूरे तौर से हो गया तो फिर आप इंस्ट्रूमेंट मेरे भूलने के लिए हो जाएंगे। तभी वननेस का पता चलेगा। अगर आखिरी मंजिल की खबर दूं तो मुमकिन है कि कोई साइंटिस्ट मुझ पर झपट पड़े। बिल्कुल आखिरी हद का पता देना तो बहुत मुश्किल है, मगर खैर यहाँ तक कह देता हूँ कि जब अभ्यासी अपने आप को भूल जावे और ईश्वर को भी, तब समझना चाहिए कि अब किसी तरह उसको फिर दुनिया में नहीं आना होगा। इस हालत में वो ऐसे समंदर में गोताजन है कि सिवाय उसके और कोई खबर ही नहीं। इससे पहले वो दुनिया को उकबा के लिए बेच सकता है। उकबा कहते हैं परलोक को। इसलिए इससे पहले वो दुनिया को उकबा के लिए बेच सकता है। अब कहीं उकबा को भी बेच सके तो फिर असलियत ही असलियत है। भाई डॉक्टर वरदाचारी ने ये क्या आपको अचकन लगा दी कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप मुझसे पूछें? भला मैं क्या और मेरी औकात क्या? एक सीधा साधा बेपढ़ा इंसान हूँ और उससे आप गॉड के मायने पूछते हैं। मुमकिन है वो डॉग के मायने बता जावे। मेरे पास तो कुछ इल्म रहा ही नहीं। मगर भाई प्रीतम जिस तरह चाहे प्रेमी को रेंगा ले। रेंगना भी प्रेम को प्रीतम ही सिखाता है। रेंगना भी प्रेमी को प्रीतम ही सिखाता है और रेंगने की स्पिरिट भी उसको प्रीतम से ही मिलती है। इसलिए मैं जिस चाल में चला, अगर ठीक है तो उसमें आपकी तारीफ और गलत है तो आप ही की बदनामी। अब उसको अगर आप वसी उन नज़री से देखें तो फिर ये समझने में आवेगा कि हमको रेंगना वहीं से मिला है जिसकी याद मालिकाने वाल जिसकी याद भक्ति करने वाले को तड़पाती है। जो चीज पहुंची है या उतरी है उसका विस्तार या पसारा हो गया। जो देखी या एहसास में आई उसकी हालत ऐसी बन गई जैसे एक नुक्ते से जो इसमें पानी भरा हो, जब छलक होती है तो उसका हजम बढ़ता ही जाता है। हजम कहते हैं साइज, एक्चुअली वॉल्यूम। उसका हजम बढ़ता ही जाता है।
अब इस छलक को ग्रहण करने वाले हमारे ऋषि मौजूद थे और उनकी निगाह भी इस तरफ थी, इसलिए कि इस जमाने की शुरुआत थी और संस्कार का उस वक्त तक गुजर नहीं था। जैसी चीज छलकी वैसी की वैसी उनके एहसास में आ गई। ये जरूर हुआ कि किसी की निगाह इस मोटी चीज पर पड़ी जो जखामत ज्यादा लिए हुए थी। जखामत मीन्स वॉल्यूम। जखामत ज्यादा लिए हुए थी और किसी की इस पतली धार पर पड़ी जिसमें छलकाव की मिकदार कम थी। मोटी चीज क्या हो सकती थी? वो बातें जो हमारी और सबकी जरूरत के लिए थीं। लिहाजा वो इसमें पड़ गए और बारीक बातें बारीक बीनों के लिए छोड़ दी। जरूरत तो होती ही है। आग, पानी, हवा, इनको वक्त वक्त से अपनी रफ्तार के मुताबिक काम करना ही चाहिए। उन्होंने इन्हीं चीजों को किया और अपने में घुमाव की सूरत ऐसी पैदा की कि जिस जगह पर इस मोटी धार का असर है वहीं से हम इसको हरकत देंगे। चुनांचे आग, हवा वगैरह को हरकत वहीं से दी जाती है जहां से उसका ताल्लुक था और नतीजा मतलूब बरामद होता है, मनोवांछित परिणाम बरामद होता है। ख्याल इस हकीर का ये है कि सबसे पहले उसकी निगाह अनासिर पर पहुंची। अनासिर कहते हैं तत्व को, एलिमेंट। इस हकीर का ख्याल ये है कि सबसे पहले उनकी निगाह अनासिर पर पहुंची, इसलिए कि रूहानियत की इस्तेदाद उसमें मौजूद ही थी। इस्तेदाद कहते हैं एक्टिविटी को, कि रूहानियत की इस्तेदाद उसमें मौजूद ही थी। लिहाजा आप मुलाहिजा फरमावें कि सबसे पहले वही मंत्र लिखे हैं जिनसे नताइज अपनी ज़िंदगी के क़याम करने के लिए पैदा हों, तो भी एक ज़रूरी चीज़ है। अब जब अनासिर पर जा पड़े और ज़माना ज़्यादा गुजर चुका था, तो फिर ये होश आया कि इस पर रहते रहते ख्याल का फोकस इसी पर होकर रह गया। आगे फिर उन्होंने उस असल धार को, जिसको रूहानियत कहें, इस पर सोचना शुरू किया, जिसका नतीजा उपनिषद है। और उनकी राइट थिंकिंग की वजह से अब क्या आप ये नतीजा नहीं निकालेंगे कि इवोल्यूशन की शक्ल में उसमें कायम ही रही? अब क्या आप इससे ये नतीजा नहीं निकालते कि इवोल्यूशन की शक्ल इसमें कायम ही रही और दिमागी दौड़ धूप की ये तवारीख है? ये तो उन्वान है एक बेपढ़े लिखे की तहरीर का और ख्याली पकाव का तलछट। अब नफ्स मतलब पर आता हूं। वेद दर हकीकत वो हालत है जो पैदाइश आलम से पहले थी, जिसका कैफ ईश्वर वो हालत लाए। जिसका कैफ ईश्वर वो हालत लाए आपको भी मिलेगा। इसलिए कि ये ठीक है कि पैदाइश आलम होते ही वेद मौजूद हो जाते हैं, जिनको किताबी सूरत में कर दिया गया। गोया हालतों को एक जामा और पहना दिया गया। अब उस वक्त क्या था? वही मथने वाली हालत और जौहर की पैदाइश। जिस चीज से ये जौहर बना वो मथने वाली क्रिया का नतीजा था। गोया इस जौहर का ताल्लुक उस चीज के जिसके मथने का ये नतीजा है। अब जब नतीजा जो कुछ भी हुआ और इसमें जो कुछ भी सूरतें पैदा हुई, उनका ख्याली ठहराव अपने अस्ल पर जरूर रहा। और वो जो कुछ भी हालत थी, साइंटिफिक कहना चाहिए, इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी न बन गया हो। मैं साइंटिफिक उसी को समझता हूं कि जो भी उसका तजुर्बा करे नतीजा वही बरामद हो। अब नतीजा जो कुछ भी हो, उसकी अस्ल की तरफ जब निगाह गई तब असली चीज का इल्म ले ही आई। अब इन धारों में जो कुछ की उनके मन जो कि
जो कुछ की उनके उनके मंथन से डिम साउंड पैदा होती है, उसको बेसिस मानकर वैदिक ऋषि उसकी तलाश में रहे जिसकी ये आवाज थी। लिहाजा ऋग्वेद जो कुछ की मैंने पढ़वा कर सुना है, यानी शुरू के कुछ हिस्से में वो इसी शब्द या आवाज से काम लिया गया है। गोया ये कुंजी थी असल चीज के इंकशाफ करा देने की। इंकशाफ मीन्स जाहिर, जाहिर। ये कुंजी थी असल चीज को इंकशाफ करा देने के लिए। अब जब कुंजी उनको मिल गई और असल चीज का इंकशाफ होने लगा, तो फिर दूसरा घेरा शुरू हुआ, या यूं कहो कि एक नया चैप्टर मकसद रूहानी के लिए खुल गया और विचार की दौड़ धूप और ज्यादा होने लगी। जब शब्द द्वारा हमने असलियत का पता चला लिया, तो फिर ऋषि लोग चेते कि अब उसमें घुस पड़ना चाहिए और उसमें घुस पड़े और लड़ी के उस हिस्से को पकड़ लिया जो पहला सबक उनको मालूम हुआ, वह एको एको हम बहुत श्यामा का जज्बा था। अगर यह उस असल चीज की दुनियादारी थी, यानी नीचा ख्याल अब ख्याल के आगे और आगे फेंका, ऊपर की लड़ी हाथ में आई। पता चला कि ये तो वो गूंज है जो धाराओं की हरकत से पैदा होती है। उसके आगे कुछ और भी है। तजस्सुस और तलाश अभी कायम रही। इस एको हम बहुत श्यामा के ख्याल से ऊपर पहुंचे। गोया इस किस्म की दुनियादारी अब छूटी। दूसरे मायनों में उस असल चीज को जो भद्दी शक्ल बारी अंजर यानी जाहरी निगाह में थी, वो निगाह से होजल होकर उसके आगे हमारी जंप शुरू हो गई। फिर क्या था, दोई का ख्याल भी अब जिसमें यह शुबह था, दोई का ख्याल मतलब डुअलिटी, दोई का ख्याल भी अब जिसमें यह शुबह था कि ये चीज कहां तक हो सकती है, मोजजन हुआ। खुद को तौला और उस तरफ निगाह जमाई। तौलते तौलते ये पता चला कि सिर्फ यह एक इंसानी खवास है, क्वालिटी है। हम अपने आप को तौलने लगे। जब ये चीज समझ में आ गई, तो फिर वो असल चीज जो हम में पैवस्त है, उसी में तबीयत और ख्याल चिमट गया। गोया अब इस लड़ी में विचार तैरने लगे, बढ़ते चले गए। अंदाजा लगा कि ये सब क्रीम जो मथने का नतीजा था, असल नहीं है। अब कदम बढ़ता ही गया। दरमियानी हिस्से की यह पहुंच है, दरमियानी हिस्से तक की ये पहुंच है जो ऊपर बयान की गई है। इससे आगे बढ़े तो फिर आनंद की फुरना का एहसास होने लगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये एहसास कैसे हुआ, जबकि हमारा ख्याल इसमें चिमट चुका था। बस ये जवाब है कि वही क्रीम उन्हीं का अज्जा मीन्स पार्ट, अंश, वही क्रीम उन्हीं की अज्जा की ठोस अवस्था थी जिसको कि हम ख्याल में पकड़े हुए थे। आनंद तो आया और हमारा ठहराव भी हुआ और एहसास भी। समझ लिया कि बस यही चीज है जिसकी तलाश थी। कुछ लोग यहीं पर रह गए और बाकी इस हालत सत्यचित आनंद से भी आगे गए और चलते चलते रंज ऐसा सवार हुआ कि नॉन डुअलिटी के चक्कर में आ गए। यहां से आगे मुमकिन है कि वेद खामोश हों, इसलिए अनिर्वचनीय कहते हुए उसने नेति नेति कह दिया। अब वही सवाल साइंस का आ जाता है। उसका जवाब ख्याल हो तो ये कि कुछ ना कुछ हो ही गया, मगर और सही तो फिर ये कहना चाहिए कि हम रास्ते पर हैं और अपने आप को हमने ऐसा बना लिया है कि हम असल से तो हम आहंग हो ही गए हैं। तब तो ये भी कहना चाहिए कि असल ही असल हमारे ख्याल में है, नहीं बल्कि हम खुद ऐसे बन गए हैं। सही इल्म को मस्कन नहीं
बल्कि खुद इल्म बन गए हैं। सही इल्म का मस्कन, मस्कन कहते हैं घर, सही इल्म का मस्कन नहीं बल्कि खुद इल्म बन गए हैं। अब आप मवाजूना कर लीजिए कि यह चीज़ साइंटिफिक है या नहीं। भाई, इससे ज़्यादा लिखने की ताब अब मुझ में मालूम नहीं होती। अब अगर कल वेद मैं लिखूं तो फिर मैं वो आवाज़ जो मंत्रों में कलमबंद की गई है उसके बारे में मुमकिन है कि कुछ लिख सकूं। डॉक्टर वरदाचारी का ये रिमार्क कि मैथमेटिकल सिंबल से भी ज़्यादा सही है, तो वहाँ पर ठीक होता है, जबकि इसमें हलूल कर लेते हैं और वही चीज़ सामने आती है जो सही है। और जितने भी लोग चलेंगे वही चीज़ उनके सामने आवेगी। अब आपका ख्याल ये हो सकता है कि इसमें शायराना निकात मौजूद हैं, जिसमें एग्जेजरेशन भी हो सकता है। तो भाई, असल चीज़ को बताने के लिए सराउंडिंग्स बांध देने से ख्याल को पिकअप करने में मदद मिलती है। मुझे भी अक्सर इससे काम लेना पड़ता है। मिसाल के लिए एक शेर लिखता हूँ, नातवां कैस नाज़नी लैला, कौन पर्दा उठाए महमल का। महमल कहते हैं ऊँट की सवारी, ऊँट के ऊपर जो हौदा रखा जाता है जिसमें बैठते हैं, एक पालकी टाइप की, उसको महमल कहते हैं। अब इसके मायने अगर आप गौर करें तो फिर ये बात साबित होती है कि कैस और लैला दोनों इनएक्टिव हैं, जो एक असल हालत है। गोया वो कैंडिडेट जो वाकई है इस तरह से जाहिर की गई है। बच्चों को दुआ, दुआ गो, रामचंद्र, बकलम ईश्वर सहाय। बहुत बहुत धन्यवाद।